अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो तमाम स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, वो एमसीक्यूज आपकी बायोलॉजी की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायोलॉजी के किसी भी डिपार्टमेंट में दाखिला लेना चाह रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे पास होने के लिए। ना सिर्फ पास होने के लिए बल्कि आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करेंगे। तो आपने अच्छे से एमसीक्यूज़ को समझना है। एमसीक्यूज़ का जो आंसर की है वो आपको बुक में भी मिल जाएगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एमसीक्यू से अगर ये करेक्ट ऑप्शन है तो क्यों है, उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी जो है ना वो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल सही से याद हो जाएगा, समझ आ जाएगी, सही है? तो अब हम इसको जो है ना अच्छे से समझ कर सॉल्व करते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ हमेशा एग्ज़ैक्ट पूछा नहीं जाता, हमेशा एमसीक्यूज़ जो है ना वो वर्ड आगे-पीछे करके, टॉपिक को, बात को आगे-पीछे करके, ट्रिक करके जो है ना वो पूछा जाता है। तो जब आप समझ के पढ़ते हो ना, समझ के आप सॉल्व करना सीखते हो, तो उससे ये होता है कि सवाल किसी तरह भी पूछा जाए, आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, हम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है ना, ये फर्स्ट ईयर की बुक से लिया गया है। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बायोलॉजी की बुक आपकी किसी भी लेवल की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम इस चैप्टर के पहले एमसीक्यूज को देखें, तो उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेक्राइड। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक है जो कि पॉलीसेक्राइड नहीं है। तो वो कौन सा है हमारे पास मॉलिक्यूल जो कि पॉलीसेक्राइड नहीं कहलाता? सही है। अब ये चारों जो है ना, ये चारों बायोमॉलिक्यूल्स तो हैं, लेकिन चारों पॉलीसेक्राइड्स नहीं है। तो पहले इसको समझो कि पॉलीसेक्राइड्स बेसिकली होता क्या है। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत ज्यादा, और सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर। तो यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कि बहुत ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बना हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऐसे मॉलिक्यूल की जो कि पॉलीसेक्राइड नहीं है, यानी बहुत ज्यादा शुगर से मिलकर नहीं बना है, तो वो हमारे पास है सक्रोज। ठीक है, ऑप्शन डी। सक्रोज बेसिकली स्टूडेंट एक पॉलीसेक्राइड नहीं, एक डाइसेक्राइड्स होता है। डाई का मतलब होता है टू, यानी कि ये बेसिकली टू शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। ठीक है, सक्रोज। तो सक्रोज को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, और इसको हम लोग सैकराइड्स भी कहते हैं, लेकिन पॉलीसेक्राइड नहीं कहते हैं, क्योंकि पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मेनी। लेकिन सक्रोज जो होता है वो डाइसेक्राइड होता है, यानी दो सेक्राइड शुगर से मिलकर बना होता है। सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट हमारे पास, वो क्या होगा? सक्रोज होगा, यानी कि ऑप्शन डी। सही है स्टूडेंट, ये एमसीक्यू समझ आ गया। तो बेसिकली स्टार्च और सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन ये सब पॉलीसेक्राइड्स हैं। लेकिन सक्रोज जो होता है ना, वो सेक्राइड्स तो है लेकिन डाइसेक्राइड्स है, यानी सिर्फ दो सेक्राइड्स के मॉलिक्यूल से मिलके बना है। दूसरा एमसीक्यूज पे चलते हैं। दूसरा एमसीक्यूज में लिखा है स्टूडेंट अ मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड अ। वो मॉलिक्यूल जो कि कंसिस्ट करता है, यानी बना होता है एक लंबी चेन से। और लंबी चेन किस चीज की होगी स्टूडेंट? अमीनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड की लंबी चेन होगी, उससे मिलकर वो मॉलिक्यूल बना होगा। तो उस लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? यानी उस जो बेसिकली लॉन्ग चेन है अमीनो एसिड जिससे मिलकर बना है, उस चेन को हम क्या कहेंगे? तो बेसिकली उस चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पॉलीपेप्टाइड। क्यों? क्योंकि देखिए अमीनो एसिड की जो लंबी चेन होती है ना, वो कहलाती है पॉलीपेप्टाइड, यानी वो पॉलीपेप्टाइड की चेन से मिलकर बनता है। सही है। आपस में अमीनो एसिड्स आपस में पॉलीपेप्टाइड के बॉन्ड से अटैच होता है, तभी तो इसके रिजल्टन में, नतीजे में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें प्रोटीन देखने को मिलता है। सही। तो अमीनो एसिड होगा, ठीक है, एक अमीनो एसिड के बाद आएगा आपस में पॉलीपेप्टाइड, फिर अमीनो एसिड होगा, फिर पॉलीपेप्टाइड। तो इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बनेगी प्रोटीन की। सही है स्टूडेंट। तो हमेशा याद रखिएगा कि अमीनो एसिड का जो बॉन्ड होता है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन को बनाने के लिए। अमीनो एसिड बेसिकली क्या है? अमीनो एसिड मोनोमर है जो कि प्रोटीन्स को बनाएंगे। अब ये मोनोमर किस बॉन्ड के साथ अटैच होता है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के साथ अटैच होता है, फिर जाके ये प्रोटीन को बना रहा होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी पॉलीपेप्टाइड। सही है।
अगला एमसीक्यू है तीसरा एमसीक्यू, उसमें लिखा है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कौन सा बॉन्ड होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को बनाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी ऑप्शन सी। देखिए प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही स्टेबल होती है। तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बॉन्ड तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन उसको स्टेबल रखने के लिए जो बॉन्ड होती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब भी बात की जाएगी प्रोटीन के स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी फराहम करने के लिए, उसको मजबूत बॉन्ड के लिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल दे, यानी स्टेबल होती है उसके लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए। ठीक है स्टूडेंट। चौथे एमसीक्यूज पर आते हैं। चौथे एमसीक्यूज में लिखा है द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय यानी हम उसको किस तरीके से डिटरमिन करेंगे, पहचानेंगे, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, द अरेंजमेंट ऑफ बेटा शीट्स, द प्रेजेंस ऑफ अल्फा या द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। तो अगर हम बेसिकली स्टूडेंट बात करें प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की, तो इनको बेसिकली किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा, इसको डिटरमाइन किया जाएगा द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से। सही है, यानी ऑप्शन ए। अब देखिए बेसिकली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड होता है उसके सीक्वेंस से डिसाइड होती है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो अमीनो एसिड्स का आप ये कह लो कि स्ट्रक्चर होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, वही सीक्वेंस को डिसाइड करेगा। सही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ए होगा। अगले एमसीक्यूज में क्या लिखा है, अगले एमसीक्यूज में लिखा है which of the following molecule is a nucleotide। अब इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट न्यूक्लियोटाइड्स की, तो एडेनिन है, राइबोस है, या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एटीपी, या डीऑक्सीराइबोज है। तो अगर हम इसमें डिस्कस करेंगे किसको, मॉलिक्यूल इज एज अ न्यूक्लियोटाइड, इज अ न्यूक्लियोटाइड को, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है वो होगा एटीपी। मैंने आपको पहले भी लाइव क्लास में डिटेल में बताया था कि एटीपी एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड होता है। एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। सही है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। अब याद रखना है कि एटीपी कंप्लीट क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। सही है। अच्छा अगला एमसीक्यूज में हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 6 में लिपिड्स आर जनरली, लिपिड्स क्या होते हैं जनरली, लिपिड्स बेसिकली जनरली हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा है सॉल्युबल इन वाटर, हालांकि सॉल्युबल नहीं होते लिपिड, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हाइड्रोफोबिक, मेड ऑफ अमीनो एसिड। तो लिपिड अमीनो एसिड से मिलकर नहीं बनता, लिपिड हाइड्रोफोबिक होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन और सुटेबल ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। हाइड्रोफोबिक मतलब के लिपिड्स यानी कि लिपिड पानी में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए हाइड्रोफोबिक होते हैं। यानी कि लिपिड को बेसिकली फोबिया है वाटर से, यानी अगर हम ऑयल के ड्रॉपलेट्स को डालेंगे ना वाटर में, तो आपने देखा है वो एक जगह यकजा हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे, ड्रॉपलेट बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। यानी कि जैसे कि एक कंटेनर है वाटर का, ठीक है, वाटर, इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर है हमारे पास वाटर। सही। अब आपने इसमें फ्यू ड्रॉप्स क्या डाले, लिपिड्स के डाले, यानी ऑयल्स के डाल दिए फ्यू ड्रॉप। अब ये जो ऑयल के जो फ्यू ड्रॉप होंगे ना, ये आगे क्या करेंगे, ऑयल्स के फ्यू ड्रॉप इस तरीके से वाटर के अंदर मिलकर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बना देंगे। सही है। लेकिन ये कभी भी ये स्टूडेंट इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। सही है, सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं। सही है स्टूडेंट, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। सही है, क्लियर हो गया। 7 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड। इनमें से कौन सा है स्टूडेंट जो कि क्या है, मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड को समझो, मोनो का मतलब होता है बेसिकली वन। ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक सेकेंड, मोनो का मतलब होता है स्टूडेंट वन। सही, यानी कि एक, और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। सही है। तो इसका मतलब कि एक शुगर का मॉलिक्यूल। सही है। तो इनमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि मोनोसेक्राइड्स है, यानी एक शुगर का मॉलिक्यूल है, सिंपल है। सही है। तो वो होगा बेसिकली ग्लूकोज, यानी ऑप्शन सी। सो बेसिकली जो ग्लूकोज होता है स्टूडेंट सी है, ठीक है, डी मत समझिएगा। जो बेसिकली ग्लूकोज होता है ना स्टूडेंट, ग्लूकोज याद रखिएगा, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है, यानी कि मोनोसेक्राइड है। सही है।
तो ये ग्लूकोज इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एक मोनोसेक्राइड है, यानी एक जो है ना वो शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगले एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8 पे लिखा है विच एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल अमीनो एसिड। वो कौन सा एलिमेंट है जो तमाम अमीनो एसिड यानी अमीनो एसिड में पाया जाता है बट नॉट इन कार्बोहाइड्रेट, लेकिन स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट में पाया नहीं जाता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास नाइट्रोजन। सही है, नाइट्रोजन यानी ऑप्शन डी। नाइट्रोजन, अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है जो कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता। सही है, नाइट्रोजन अमीनो एसिड में होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता। सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नाइट्रोजन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9 पे आते हैं, लिखा है एंजाइम्स आर अ टाइप ऑफ। एंजाइम बेसिकली स्टूडेंट टाइप होता है किसका? एंजाइम आर द टाइप ऑफ प्रोटीन। सही है, ऑप्शन सी, एंजाइम आर द टाइप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम असल में प्रोटीन्स ही होते हैं। सही है, जो हमारे पास प्रोटीन्स है, अच्छा ये बात याद रखनी है आपने कि तमाम जो हमारे पास एंजाइम्स है वो प्रोटीन इन नेचर है, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये बात मैं आपको कई दफा बताई है। अच्छा, एंजाइम टाइप ऑफ प्रोटीन है, तो तमाम एंजाइम्स प्रोटीन नेचर होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स है वो सारे एंजाइम्स नहीं होते। सही है, नंबर 10 एमसीक्यूज पर आते हैं, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। अब इन प्रोटीन में से वो कौन सी एग्जांपल है जो फाइब्रस प्रोटीन की है? सही है, तो फाइब्रस प्रोटीन की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली हमारे पास है कोलेजन। ठीक है, कोलाजन जो होता है यानी ऑप्शन बी कोलाजन, ये बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन होता है। अब देखो, कोलाजन एक फाइब्रस प्रोटीन है जो स्ट्रक्चर देता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्ट्रक्चर देना, इट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, इस प्रोवाइड स्ट्रक्चर। जब बॉडी में कोलेजन की कमी होती है फेस पे स्पेशली, तो एजिंग होती है ना, तो ये स्ट्रक्चर फराहम करता है। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन का काम होता है स्ट्रक्चर फराहम करना, जो कि कौन सी कोलेजन जो होती है वो वाली फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल है। नंबर 11 एमसीक्यूज पर आते हैं। इस पे हमारे पास लिखा है 11 एमसीक्यूज में बेसिकली जो कि एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में। तो वो एंजाइम जो कि हाईली क्या होते हैं स्टूडेंट? स्पेसिफिक होते हैं। बेसिकली बायो कैटलिस्ट तो हैं, लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा हमारे पास ये एंजाइम्स क्या हैं? स्पेसिफिक हैं। वैसे तो तमाम एंजाइम्स स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, इनकी स्पेसिफिसिटी के ऊपर बकायदा क्या किया गया था? लॉ पेश किए गए थे। ठीक है, थ्योरी दी गई थी ना, तो यहाँ पर मॉडल्स दिए गए थे उनकी स्पेसिफिसिटी के ऊपर। ठीक है, एंजाइम्स की कुछ एंजाइम्स हैं वो हाईली स्पेसिफिक है, किससे? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से, जो कि क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, डिक्रीज करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस की। सही है, एक्टिवेशन एनर्जी को यानी कि कम कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? बेसिकली डिक्रीज करते हैं, तो वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। नंबर 12 पे एमसीक्यूज है, उस पर लिखा है द नाइट्रोजियस बेस एडेनिन पेयर्स विद। नाइट्रोजियस बेस एडेनिन किसके साथ पेयर बनाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, थाइमीन। थाइमीन इन डीएनए एंड यूरासिल इन आरएनए। तो एडेनिन थाइमीन और यूरासिल के साथ बनाएगा, लेकिन अगर डीएनए में बनाएगा तो थाइमीन के साथ, आरएनए बनाएगा तो यूरासिल के साथ। यानी कि एडेनिन का जो पेयर होगा ना, वो बेसिकली दो के साथ बनेगा। एक बनेगा स्टूडेंट किसके साथ? एक बनेगा थायामीन के साथ, थायमीन के साथ एचपी आएगा। ठीक है, और दूसरा जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो दूसरा वाला बनेगा किसके साथ? यूरासिल के साथ। अब आपको पता है कि आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थायमीन होता है। ठीक है, तो अगर डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर बना रहा होगा एडेनिन, तो किसके साथ पेयर बनाएगा? अपना थायमीन के साथ। अगर आरएनए के साथ अपना स्ट्रक्चर बना रहा होगा एडेनिन, तो किसके साथ पेयर बनाएगा? यूरासिल के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो उसका करेक्ट होगा। 13 एमसीक्यूज पर आते हैं, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड मेंटेन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। वो कौन सा बॉन्ड है जो कि मेंटेन करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर? किसका प्राइमरी स्ट्रक्चर? प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट, वो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड मेंटेन करेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हमने डिस्कस किया था, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल रखता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। सेकेंडरी, अगर हम बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, तो वो है पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड ही तो बनेगा ना। अमीनो एसिड के दरमियान, अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होगा।
अब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स मिलके फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को क्या करता है, मेंटेन करता है, उसको बना के रखता है। सही है। 14 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है विच लिपिड इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। अब लिपिड के अंदर बेसिकली डिफरेंट क्लास होती है लिपिड्स की, याद रखिएगा लिपिड की डिफरेंट क्लास होती है, जैसे कि फोस्फोलिपिड है, फिर इसके अलावा जो है ना वो टर्पिनॉइड्स है, स्टीरॉइड्स है, वैक्सिस है। ठीक है। तो अगर हम बात करें उस लिपिड की जो कि ज्यादा कॉमनली ज्यादातर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन से मुराद यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ज्यादा पाई जाती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की बाइलेयर मौजूद होती है। ठीक है, बाइलेयर होती है लिपिड की, और वो बाइलेयर किसकी होती है, फोस्फोलिपिड की होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है फोस्फोलिपिड। इसके अलावा ना सिर्फ फोस्फोलिपिड बल्कि आपने पढ़ा है कि मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के भी पार्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टीरॉइड्स भी होते हैं उसमें। ठीक है, स्टीरॉइड्स भी होते हैं। तो प्रोटीन होता है, स्टीरॉइड्स होते हैं, और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। बट लिपिड की बाइलेयर होती है ऊपर तरफ और नीचे तरफ। सही है, दरमियान में कुछ मजीद पार्टिकल्स होते हैं। तो वो लिपिड की कौन सी क्लास होती है, फोस्फोलिपिड होती है। सही है। 15 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। अब इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है। सही है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट रिड्यूसिंग शुगर की, तो रिड्यूसिंग शुगर है हमारे पास लैक्टोज, ऑप्शन बी। तो लैक्टोज जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं। सही है, याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या होते हैं स्टूडेंट, फ्री एल्डिहाइड्स हमारे पास ग्रुप है। ठीक है। तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह कर जो बेसिकली हमारे पास लैक्टोज हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। सही है। अच्छा, अगला एमसीक्यू है हमारे पास स्टूडेंट, व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए। तो डीएनए और आरएनए के दरमियान में जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, देखिए वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है आरएनए और डीएनए के दरमियान, बट अगर हम बात करें स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस की, so the structural difference between RNA and DNA is RNA has ribose and sugar and DNA has deoxyribose sugar। सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। कि देखिए वैसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर है ना, जैसे आरएनए में थाइमीन है और डीएनए में यूरासिल है, आरएनए में डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए में सिंगल स्टैंडर्ड है। ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, आरएनए में सिंगल होता है, डीएनए में डबल होता है, आगे पीछे लिखा है। सही है। लेकिन अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करें ना, तो वो है राइबोज शुगर का। आरएनए में राइबोज शुगर होता है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। अगर आप आरएनए की फुल फॉर्म देखो, पूरा नाम देखो, तो नाम ही इसका ये है राइबोज शुगर। सही है। लेकिन डीएनए की जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है। सही है, यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। सही है। अब यहाँ पर डीएनए और आरएनए में जो मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ रहा है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर का आ रहा है। यहाँ पे जो है ना वो राइबोज शुगर है, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगला जो हमारे पास ऑप्शन में लिखा है वो आरएनए इज मोर स्टेबल देन डीएनए। तो ठीक है, मजीद डिफरेंस होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया और भी डिफरेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात की गई है। तो जो आरएनए है यानी कि हमारे पास जो राइबोज शुगर है, राइबोज न्यूक्लियोटाइड एसिड जो है, या डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो बेसिकली हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है डीएनए। सही है। तो ये इसके राइबोज शुगर का फर्क आता है। ठीक है। तो शुगर का फर्क आएगा, तो ये इसका मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस कहलाएगा डीएनए और आरएनए में। सही है। अगला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड। कौन सा हमारे पास है इनमें फॉलोइंग जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। अगर हम बात करें अमीनो एसिड में जो कि ज्यादा एसेंशियल नहीं होगा, तो वो हमारे पास ग्लाइकेन है। सही है, ऑप्शन सी ग्लाइकेन, यानी कि ग्लाइकेन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है ना, जो बॉडी खुद बना सकती है। सही है, बॉडी खुद भी ग्लाइकेन को बना सकती है, तो इसलिए ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ताकि बॉडी इसको खुद भी बना सकती है। सही है।
नंबर 18 है हमारे पास द मेजर रोल ऑफ राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए इज। तो मेजर रोल यानी कि फंक्शन का पूछा गया है कि राइबोसोमल आरएनए का जो मेन फंक्शन है स्टूडेंट आरआरएनए का वो क्या है। सो द मेजर रोल यानी मेजर जो फंक्शन है राइबोसोमल आरएनए का आरआरएनए का वो बेसिकली क्या है, टू फॉर्म द कोर ऑफ द राइबोसोम स्ट्रक्चर यानी कि ऑप्शन सी। अब अगर आप ऑप्शन सी को देखो तो उसमें लिखा है कि टू फॉर्म द कोर ऑफ द राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड कैटालाइज प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देता है और साथ ही साथ प्रोटीन सिंथेसिस में भी कैटालाइज करता है राइबोसोमल आरएनए। सही है। नंबर 19 एमसीक्यूज में लिखा है विच विटामिन इज अ पार्ट ऑफ द कोएंजाइम NADH। अब NADH+ में जो बेसिकली विटामिन होता है वो कौन सा होता है, यानी कि जो मेन पार्ट है कोएंजाइम का, तो वो बेसिकली हमारे पास होता है विटामिन B3। विटामिन B3 यानी कि विटामिन B3 होता है नायासिनामाइड। तो विटामिन B3 जो विटामिन है ये पार्ट है कोएंजाइम NADH का। तो विटामिन B3 नायासिनामाइड पार्ट ऑफ द कोएंजाइम NADH। सही है। यानी कि NADH विटामिन B3 से बनता है। ठीक है। कोएंजाइम पार्ट से क्या मुराद है, यही हुआ ना कि NADH जो है यानी NAD+ जो है वो विटामिन B3 से बनता है। सही है स्टूडेंट। अगला एमसीक्यू में लिखा है व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज ATP। कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल है हमारे पास ATP। यहाँ पे कुछ टाइप्स दी गई हैं उसमें से पूछा गया है कि कौन सा टाइप है, तो वो है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यानी ATP एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है जो एनर्जी देता है। सही है। तो न्यूक्लियोटाइड वो ATP मॉलिक्यूल है जो कि क्या देगा, एनर्जी देगा। सही है स्टूडेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। 21 एमसीक्यूज पर आ जाते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड। ये रिपीटेड एमसीक्यूज है। वो कौन सा हमारे पास मॉलिक्यूल है जो कि मोनोसेक्राइड है। अभी मैंने आपको बताया था मोनो का मतलब होता है वन और सेक्राइड का मतलब होता है स्टूडेंट शुगर। एक सेकेंड, ये होगा यू। सही है, वन और शुगर। तो एक शुगर से मिलके बनाए यानी कि सिंपल शुगर है तो वो हमारे पास होगा ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन ए। सही है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। मोनो मतलब वन, शुगर सेक्राइड मतलब शुगर। तो एक शुगर से जो मिलकर बना होगा स्टूडेंट यानी ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, जबकि बाकी सारे जो है ना वो क्या है बताओ, डाइसेक्राइड्स है। जैसे सक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये तीनों जो है ना स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ना वो डाइसेक्राइड्स है, याद रखिएगा। सही, ये क्या है, डाइसेक्राइड्स है। सही है। अब हो सकता है आपको एमसीक्यू थोड़ा ट्रिकी करके दे दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेक्राइड, तो उसमें सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज होगा ऑप्शन करेक्ट। लेकिन सिर्फ मोनोसेक्राइड का पूछा जाए तो वो ग्लूकोज होगा। सही। अगला एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 22 और उसमें लिखा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन लिखा है यानी प्रोवाइड एनर्जी, तो ये बेसिकली प्राइमरी फंक्शन है, मेन फंक्शन है। सो वैसे तो कार्बोहाइड्रेट के बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं, मुख्तलिफ रोल प्ले कर रहा होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर हम मेजर बात करें तो वो है एनर्जी फराम करना। जैसे हम जैसे खाना इंटेक करते हैं, फूड इंटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी में तवानाई आ जाती है, एनर्जी आ जाती है कार्बोहाइड्रेट की मदद से। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन ए। 23 एमसीक्यूज पर आते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ लिपिड इन द बॉडी। अब यहाँ पर मेन फंक्शन पूछा गया है स्टूडेंट लिपिड्स का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लिपिड। आपने लिपिड का मेन फंक्शन बताना है बॉडी के अंदर। लिपिड के भी बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं। मेजर फंक्शन को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें स्टूडेंट तो वो हमारे पास क्या होगा, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, ऑप्शन ए। लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज लिपिड एनर्जी को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी एनर्जी को बनाएगा, लिपिड उसको लॉन्ग टर्म स्टोर करके रखता है। जैसे देखो बॉडी में हमारी जब बहुत ज्यादा चर्बी बन जाती है, फैट बन जाती है, जब मोटापा चढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा आ जाता है, तो बेसिकली क्या होता है उसमें उसमें ये होता है कि हम जब डाइट स्टार्ट करते हैं वजन कम करने के लिए, वेट लूज करने के लिए, जब डाइटिंग की जाती है, जिम किया जाता है, तब क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा डाइट करते हैं, कम खाते हैं, भूखा रखते हैं अपने आप को। तो हमारी बॉडी को जो फिर एनर्जी मिल रही होती है वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो बॉडी में फैट स्टोर हुआ है ना, चर्बी जो बनी हुई है, उसी को बॉडी कंज्यूम करना शुरू हो जाता है। इस तरह हमारी बॉडी का जो फैट है वो खत्म हो रहा होता है, फिर हम पतले होते हैं, डाइटिंग से हमें फर्क पड़ रहा होता है। तो बॉडी जो है ना वो पहले उस
सोर्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करती है जो हम कार्बोहाइड्रेट के जरिए मुसलसल अपनी बॉडी को इंटेक कर रहे हैं, बॉडी को दे रहे हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल हम अपनी डाइट में जितना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं उससे प्राइमरी एनर्जी हमें मिल जाती है। जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक होता है तो वो एक जगह पर स्टोर हो रहा होता है, और उसको स्टोर कौन करते हैं? लिपिड्स। फैट की सूरत में वो जो है ना वो स्टोर होता है, लिपिड्स कर रहे होते हैं, और फैट की सूरत में वो स्टोर हो रही होती है एनर्जी, सही है। तो फैट्स जो बन रहा होता है, जो चर्बी बन रही होती है जगह जगह बॉडी में, वो बॉडी बहुत ज्यादा फूल रही होती है, हम मोटे हो रहे होते हैं। फिर हम बाद में जब हम डाइटिंग करते हैं, जब खाना कम इंटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कम लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो जमी हुई फैट्स हैं वही क्या होती है? यूटिलाइज होती है, कंज्यूम्ड होती है, बॉडी उसी को खुद अपने आप कंज्यूम करता है, हमारी बॉडी से चर्बी खत्म होती है। तो मेन काम जो फंक्शन है लिपिड्स का वो है लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज किस सूरत में होगी स्टूडेंट? फैट्स की सूरत में होगी, चर्बी की सूरत में होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मेन फंक्शन ही यही होता है। तीसरा जो 24 जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसमें लिखा है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आर, दैट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है, यानी प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। अमीनो एसिड इज द मोनोमर्स, यानी कि ये बेसिकली माइक्रो मॉलिक्यूल है, और माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलके जैसे छोटे छोटे जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं इनसे मिलकर फिर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है दैट इज प्रोटीन, और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है? ये हैं अमीनो एसिड। और जब हम इसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो ये ब्रेक करने के बाद, टूटने के बाद अगेन इसी तरह अमीनो एसिड बन जाएगा, सही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो जब बनेगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म, जब टूटेगा तो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा, कैटाबॉलिज्म, सही है। तो अमीनो एसिड मोनोमर है, माइक्रोमोलिक्यूल है। अमीनो एसिड बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल मिलेंगे तो एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे, जैसे प्रोटीन। प्रोटीन अगेन टूटेगा तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलके बड़े मॉलिक्यूल प्रोटीन को बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म, सही है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या कहलाएगा? अमीनो एसिड कहलाएगा प्रोटीन का, सही है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट के बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? मोनोसेक्राइड्स हैं, सिंपल शुगर्स हैं, सही है। इसी तरीके से अगर हम लिपिड के बिल्डिंग ब्लॉक को देखें तो वो फैटी एसिड है, सही है। इसी तरीके से हम अगर मजीद मॉलिक्यूल्स को देखें तो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अब यहाँ पर हम बात करें प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक की तो वो होता है अमीनो एसिड, सही है। और अमीनो एसिड जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखने के लिए जो बॉन्ड दरकार होता है, बॉन्ड की जरूरत पड़ती है प्रोटीन बनाने के लिए, वो होता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। हर मोनोमर्स का अपना अलग बॉन्ड है, लिंकेज भी कहते हैं ना बॉन्ड को हम, अपना लिंकेज है, ठीक है स्टूडेंट, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगले एमसीक्यूज पर चलते हैं। तो हमारे पास जो अगला एमसीक्यूज है 25, उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। अब यहाँ पर प्रोटीन का फंक्शन पूछा गया है, बॉडी के अंदर कौन सा मेन फंक्शन है प्रोटीन का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 25 एमसीक्यूज का वो है ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। देखिए ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन से क्या मुराद है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा? प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिस तरीके से हमारे पास है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, तो ब्लड में आरबीसीज में ब्लड को, आरबीसीज रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। अब इसी आरबीसीज में शामिल होता है एक प्रोटीन जो कि होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, फिर वो पूरे ऑक्सीजन को, वो प्रोटीन पूरे ऑक्सीजन को सर्कुलेट बॉडी में सर्कुलेट करता है रेड ब्लड सेल के साथ। तो इसका जो मेन फंक्शन हो गया, प्राइमरी फंक्शन हो गया, वो हो गया ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, सही है। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? बाय द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ आरबीसीज। और ब्लड सर्कुलेशन में पूरी बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसी के साथ साथ एक प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन वो भी सर्कुलेट होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन। समझ आ गया? अगला एमसीक्यूज है 26, उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड फाउंड इन डीएनए। वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड है स्टूडेंट जो कि डीएनए में नहीं पाया जाता? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यूरासिल। यूरासिल जो होता है स्टूडेंट वो आरएनए में मौजूद होता है, डीएनए में मौजूद नहीं होता।
ठीक है, डीएनए में मौजूद नहीं होता, यूरासिल सिर्फ आरएनए में मौजूद होता है। एमसीक्यूज नंबर 27 पर आ जाते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वो कौन सा फंक्शन है जो कि न्यूक्लिक एसिड का है? सो अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड का मेन फंक्शन की, तो वो है स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए, स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्स करते हैं। तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमें हमारे पेरेंट सेल से मिलता है, तो जब एक सेल डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल, तो जितना भी डेटा, जितनी भी इंस्ट्रक्शन, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर होती है, वो बाय द हेल्प ऑफ दीज न्यूक्लिक एसिड होती है। न्यूक्लिक एसिड के जेनेटिक फंक्शन को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, फिर इसको ट्रांसफर करवाते हैं। सही है। नंबर 8 एमसीक्यूज में लिखा है ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ग्लाइकोजन कौन से ऑर्गन में, ह्यूमन ऑर्गन में मेनली स्टोर होता है? उसका करेक्ट ऑप्शन है लीवर। ऑप्शन ए, लीवर। ग्लाइकोजन ज्यादातर लीवर में ही स्टोर होता है। ठीक है, ज्यादातर कहां पर होता है? लीवर में स्टोर हो रहा होता है। अगला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। वो कौन सा काम है जिसका फंक्शन नहीं है किसका? वाटर का। यानी कि वाटर का कौन सा, इसमें कौन सा फंक्शन वाटर का नहीं है बॉडी के अंदर? तो अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा प्रोवाइडिंग एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, वाटर प्रोवाइड नहीं करता है। वाटर ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, वाटर रेगुलेशन करता है बॉडी टेम्परेचर को, वाटर लुब्रिकेंट जॉइंट्स को लुब्रिकेंट देता है, लेकिन वाटर एनर्जी फराहम नहीं करता। वाटर से एनर्जी नहीं मिलती। सही है। नंबर 30 एमसीक्यूज पर आते हैं और लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ विटामिन इन द बॉडी। वाइटामिन का बेसिकली क्या फंक्शन होता है बॉडी के अंदर? वाइटामिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, और अगर हम इनके मेन फंक्शंस की बात करें तो वो होता है बेसिकली सपोर्टिंग एंड ग्रोथ एंड रिपेयर। सपोर्टिंग ग्रोथ एंड रिपेयर, वाइटामिन बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में मदद देते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो सपोर्ट करना, ग्रोथ को और रिपेयर करना। अब इसको सादा तरीके से अगर समझें तो देखें, जब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर वाइटामिन होंगे, प्रॉपर प्रोटीन्स, प्रॉपर सारी चीजें होंगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे, ग़िज़ाइयत होगी, तो हमारे नील्स अच्छे ग्रो करेंगे, हमारे हेयर्स अच्छे ग्रो करेंगे, हमारी स्किन अच्छा ग्रो करेगी, हमारे स्किन के अंदर मौजूद जो सेल्स हैं वो अच्छे से रिपेयर होंगे, हमारी स्किन ग्लो करने लगेगी। तो वाइटामिन की जब कमी होती है, आयरन की जब डेफिशिएंसी होती है, तो हमारी बॉडी कैसे डल हो जाती है, हमारी स्किन डल हो जाती है, हमारी कोई अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, हमारे हेयर फॉल्स स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे नील्स में व्हाइट कलर के निशान आना शुरू हो जाते हैं, नील्स अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक होते हैं। तो वाइटामिन आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ भी रुक जाती है, रिपेयर भी नहीं होते हैं सेल। तो वाइटामिन का मेन जो फंक्शन होता है वो सपोर्ट करता है ग्रोथ को और रिपेयर को। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए बॉडी में वाइटामिन की, आयरन की, न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ताकि बॉडी अच्छे से ग्रो करे, अपने सेल्स को खुद ही रिपेयर कर सके। ठीक है ना, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। अब आते हैं 31 एमसीक्यूज में। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन बताना है अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन अभी हमने डिस्कस किया, एनर्जी स्टोरेज, यानी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी स्टोर भी करते हैं। सही, यानी स्टोरेज, एनर्जी प्रोवाइड करना और स्टोर भी करना। तो कार्बोहाइड्रेट भी हद तक एनर्जी को स्टोर करते हैं। बट अगर आप देखो कि ज्यादा अमाउंट में या ज्यादा तादाद में स्टोर किया जाएगा ज्यादा लंबे टाइम के लिए, तो वो फैट होगा, यानी लिपिड्स होंगे। लिपिड फैट की सूरत में, चर्बी की सूरत में एनर्जी को स्टोर करते हैं। लेकिन अगर हम प्राइमरी फंक्शन देखें कार्बोहाइड्रेट का, तो उसमें एक एनर्जी स्टोरेज भी आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी भी स्टोरेज करते हैं। सही है। अच्छा, 32 एमसीक्यूज पर आते हैं बच्चे। लिखा है द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम कैसे डिस्कस करेंगे? द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। सही है, रिपीटेड एमसीक्यूज है, दोबारा रिपीट हुआ है। तो अमीनो एसिड बेसिकली सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड के अरेंजमेंट से होती है। सही है, तो अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड होगा, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम बता सकेंगे कि ये कौन सा प्रोटीन है। तो जब अमीनो एसिड की आप सीक्वेंस को आगे पीछे करोगे ना, तो वो पूरा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उस पर फर्क दे देगा। तो किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बताया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। सही है। अच्छा, अगला हमारे पास एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लिपिड इन द बॉडी।
कौन सा फंक्शन है लिपिड्स का जो कि बॉडी के अंदर होता है? फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लिपिड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है स्टूडेंट, फॉर्मिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सी, फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, यानी लिपिड सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस तरीके से? बाय लिपिड की लेयर से। सही है। तो बाय जो लिपिड होता है, बाय लिपिड की लेयर मौजूद होती है बेसिकली हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो फॉर्मिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की बाइलेयर होती है, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर। तो ये मेन प्राइमरी फंक्शन स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर ये लिपिड की नहीं होती तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे फिर सेट होते हैं? ठीक है। तो इसके मेन फंक्शन के ऊपर, इसके मेन स्ट्रक्चर के ऊपर, फंक्शन कह रही हूँ, स्ट्रक्चर के ऊपर मेन मॉडल भी पेश किया गया था, फ्लूइड मॉसिक मॉडल। इसी मॉडल में इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट बताया गया था एज अ सैंडविच स्ट्रक्चर, यानी कि लिपिड की बाइलेयर। तो लिपिड का फंक्शन में ये भी आता है कि ये फॉर्म करता है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को। सही है। 34 एमसीक्यूज पर आते हैं स्टूडेंट, और इसमें लिखा है द नाइट्रोजियस बेस फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए इज। नाइट्रोजियस बेस आरएनए का जो पाया तो जाता है आरएनए में, लेकिन डीएनए में पाया नहीं जाता। तो अभी ऊपर एमसीक्यूज आया था, उसमें डीएनए का पूछा गया था कि डीएनए में कौन सा नहीं होता। अब यहाँ पूछा गया थोड़ा सा ट्रिकी करके कि आरएनए में तो पाया जाता है लेकिन डीएनए में नहीं होता, तो वो है यूरासिल। सही है स्टूडेंट। यूरासिल मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर कि डीएनए में नहीं होता बट आरएनए में होता है। सही। तो एमसीक्यूज को कैसे ट्रिक करके पूछा गया? ऊपर पूछा था द नाइट्रोजियस बेस फाउंड इन आरएनए, सिंपल इतना लिखा था, तो वो था यूरासिल। द नाइट्रोजियस बेस फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए, आरएनए में तो पाया जाता है लेकिन डीएनए में मौजूद नहीं होता, तो वो हमारे पास है यूरासिल। और अगर यही एमसीक्यूज आगे पीछे कर दूं मैं कि द नाइट्रोजियस बेस फाउंड इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए, तब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थाइमिन। लेकिन अभी यहाँ आरएनए का पूछा गया है तो वो होगा यूरासिल। ठीक है स्टूडेंट। 35 एमसीक्यूज पर आते हैं, और लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। तो अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड के स्ट्रक्चर्स में, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हैज ऑल कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम, ऑप्शन डी। देखिए जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ना, उस पर डबल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है। तो कार्बन एटम की बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स तो हैं, डबल बॉन्ड नहीं होता। सही। तो इसमें लिखा है कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड एटम, इट यूजुअली लिपिड एट रूम टेम्परेचर। नहीं, डबल बॉन्ड तो होता ही नहीं है ना। इसमें बेसिकली कार्बन एटम्स के बॉन्डेड होता है किसके साथ? हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड की। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अगले एमसीक्यूज पर आ जाते हैं। अगले एमसीक्यूज में लिखा है 36 एमसीक्यूज है। A molecule that consists of a long chain of amino acid is called a। वो मॉलिक्यूल जो कि लॉन्ग चेन से मिलके बनी होती है, कॉन्सिस्ट होती है लॉन्ग चेन में अमीनो एसिड की, उसको हम क्या कहते हैं? यानी उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं जो कि लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? पॉलीपेप्टाइड। अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर ही थोड़ी देर पहले, अमीनो एसिड की चेन को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो यानी कि पॉलीपेप्टाइड ही कहते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनता है। तो जब छोटे छोटे अमीनो एसिड होंगे, ठीक है, तो वो बॉन्ड बनाएंगे दूसरे अमीनो एसिड के साथ, और उसके रिजल्टन में हमें एक बड़ा मॉलिक्यूल मिलेगा, प्रोटीन। सही है। तो ये जो छोटे छोटे हमारे पास मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल भी बोलेंगे इसको, और इसको मोनोमर्स भी कहेंगे, ये है अमीनो एसिड। अब ये जो बॉन्ड है दरमियान में, इस बॉन्ड को हम कहेंगे बॉन्ड या लिंकेज। तो हर मॉलिक्यूल का, हर मोनोमर का अपना लिंकेज, अपना बॉन्ड होता है। अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स के बॉन्ड की या लिंकेज की, तो वो होता है पॉलीपेप्टाइड। जब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड्स के दरमियान, तो रिजल्ट में जो हमें मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल मिलता है, वो होता है प्रोटीन। सही है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि लॉन्ग चेन जो कंसिस्ट हो रही है, यानी जो बन रही है, उस लॉन्ग चेन को हम कहेंगे क्या? तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड ही कहेंगे। ठीक है, उसे हम पॉलीपेप्टाइड ही कहलाएगा वो। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे किसके? मोनोसेक्राइड्स के। तो मोनोसेक्राइड जो होगा वो मोनोमर होगा या माइक्रोमोलिक्यूल होगा। माइक्रोमोलिक्यूल के दरमियान लिंकेज होंगे, बॉन्ड होंगे। वो बॉन्ड जो होंगे ग्लाइकोल, जो हमारे पास ग्लाइकोसिक के जो बॉन्ड होंगे, अब ये जो ग्लाइकोलिक बॉन्ड है, ग्लाइको एसिड के जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपस में मिलके कार्बोहाइड्रेट को बना रहे हैं।
अब ये जो बॉन्ड होगा दरमियान में और ये जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। तो आपने ये याद रखना है कि हर बॉन्ड जो बन रहा होगा ना आपस में बॉन्ड, वो मजबूत बॉन्ड होगा, स्टेबल बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर फराहम करेगा वो अपना डिपेंड करेगा मोनोमर्स के ऊपर। ठीक है, तो हर मोनोमर्स का कहने का मतलब है कि हर मोनोमर्स की अपनी लिंकेज होती है, अपना बॉन्ड होता है। सही, वो आपने याद रखना है कि किस लिंकेज के साथ किस बॉन्ड के साथ कौन सा मोनोमर लगेगा या किस मोनोमर का लिंकेज कौन सा है, ये आपने लाजमन याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज आगे पीछे करके अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमीनो एसिड का पूछा गया था, तो वो कौन सा होगा, पॉलीपेप्टाइड है। सही है। 37 एमसीक्यूज पर आते हैं। लास्ट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का, उसमें लिखा है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलाजन। कोलेजन को बनाने के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन का मेन फंक्शन होता है कि सपोर्टिंग ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ और सपोर्ट फराहम करना और साथ ही में क्या फराहम करना, रिपेयर करना। तो ग्रोथ जो होगी, सपोर्ट जो होगा या जो रिपेयर होगा वो विटामिन की मदद से है। अब अगर हम कोलेजन की बात करें जो कि सिंथेसिस होगा, कोलेजन जो होता है बेसिकली हमारी स्किन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोलेजन की डिफिशियंसी होगी, कमी होगी, तो एजिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, रिंकल्स आना, ये सब चीजें जो होगी, प्रॉब्लम्स वो क्रिएट होंगी। अब यहाँ पर कौन सा विटामिन है जो कि इसको बना रहा होता है, तो विटामिन सी कोलेजन को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, विटामिन सी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, विटामिन सी होगा। सही है स्टूडेंट, भूलना नहीं है आपने, विटामिन सी होगा। सही है, तो ये थे हमारे पास टोटल 37 एमसीक्यूज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। अगर आप अपने एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने किसी भी यूनिवर्सिटी में इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने अपने चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। इसकी भरपूर तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अगर आप एमडी कैट के ग्रुप में, ई कैट के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो जो साइड में नंबर शो हो रहा है उस पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये बुक चाहिए तो भी आपने इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा, ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बुक जो है वो फ्री है। और इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल बुक बाय करना चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में, तो उस दोनों जो है ना आपको वो मिल सकती है। आपने पहले इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करना है। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।